तो हम बात कर रही थी कांस्टेंट के बारे में, और वहां पे हमने दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन निकाला, दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्लियर? तो आई होप सभी को डेरिवेशन क्लियर होगी। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। क्लियर? डेल्टा एन क्या था बेटा? डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। Clear? So after that we started what are the different factors which affect the equilibrium constant. जो equilibrium constant की वैल्यू होती है उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और दूसरा था बेटा टेम्परेचर। क्लियर? तो हम देख रहे थे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो देखें, we were discussing the effect of या फिर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्रिक होती है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होता है, उन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, दैट वी आर डिस्कसिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक बार बेटा इसकी की पॉइंट्स हम फिर से देखेंगे और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गॉट इट? तो देखो, सबसे पहले हमने एक बेसिक इक्वेशन ली। दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन। R gives P, reactant is giving us product. क्लियर? सबसे पहले हमने रिलेट किया कि जब आप किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, गॉट इट? जैसे जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेट इट बी केसी। यदि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, तो जब आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह से चेंज होगा। तो सबसे पहला केस हमने देखा कि जब आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो गिवन रिएक्शन का, जैसे आपने इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया, गॉट इट? तो क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा? दैट इज, मान लिया k है, तो बताओ क्या रिलेशन होगा इन दोनों में। जो बनने वाली इक्वेशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी वाली का पावर n होगा, लाइक दैट। गॉट इट? जैसे R⁵P हमारी बेसिक इक्वेशन थी, उसका कांस्टेंट Kc था। जब आप इसको किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नई इक्वेशन आई है उसका कांस्टेंट क्या होगा? पुरानी वाली की पावर द फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इट। गॉट इट? जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा Kc²। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो नई वाली का बन जाता है Kc³। तो ये सबसे पहला चेंज हमने देखा। सेकेंड, जब आप इस रिएक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हो, इन्वर्स कर देते हो, जैसे R gives P का P gives R, तो बेटा इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? एनीवन? जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो जो पुरानी वाली इक्वेशन है R gives P, इसके रेस्पेक्ट में इसका कांस्टेंट क्या होगा? रेसिप्रोकल। वेरी गुड। तो K डैश क्या हो जाएगा? दिस इज 1/Kc, लाइक दैट। गॉट इट? और लास्ट हमने डिस्कस किया कि जब रिएक्शन को आप ऐड करते हो, जैसे A gives B, A gives B, C gives D, इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है। दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करो, कैसे ऐड करोगे? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से, तो इट इज A प्लस C गिव्स B प्लस D। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? सबका प्रोडक्ट, दैट इज K1 मल्टीप्लाई बाई K2, लाइक दैट। गॉट इट? तो अब आपको इक्वेशंस दी जाएंगी और उनकी मदद से आपको जो गिवन इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा। तो ये तीनों प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जब आप रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसकी पावर में चला जाता है। दूसरा, जब रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, और जब रिएक्शन को ऐड करेंगे
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? अब देखो एक सिंपल से क्वेश्चन, राइट डाउन, if the equilibrium constant, if the Kc for the reaction, एक रिएक्शन है बेटा जिसका Kc आपको गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। क्या इक्वेशन है? H2 gaseous plus I2 gaseous gives 2HI, gaseous। ठीक है, फाइंड if Kc for the reaction is, इसका Kc गिवन है बेटा 49, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू 49। अब आपको किसका निकालना है? फाइंड Kc for the reaction, find Kc for the reaction, HI gaseous will give you half H2 gaseous plus half I2 gaseous. Say this. Read this question. आपको इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 49। क्लियर? H2 plus I2 gives 2HI। और किसका निकालना है? HI gives half H2 plus half I2। तो बताओ बेटा इन दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों को आप लिखो पहले, सबसे पहले आप दोनों को लिखेंगे। H2 plus I2 gives you 2HI। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसका Kc गिवन है बेटा 49। पहले तसल्ली से आप रिएक्शन लिखिए। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे क्या अप्रोच लगेगी। तो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है वो है इक्वेशन 1 एंड दैट इज 49। अब जिसका निकालना है इक्वेशन 2 मान लो उसको। इक्वेशन 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, हाफ H2 प्लस हाफ I2 गैसियस, लेट इट बी K, और ये आपको निकालना है। गॉट इट? इक्वेशन 2 मान लो और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो बताओ बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में क्या रिलेशन है? गौर से देखो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन इक्वेशन 1 एंड 2? यदि आप इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दो, इक्वेशन 1 को उल्टा कर दो, तो ये इक्वेशन मिल रही है, ये इक्वेशन तो मिल रही है बट कोफिशिएंट नहीं मिल रहे। देखो फिर से, जब आप 1 को रिवर्स करोगे तो HI इस साइड आ जाएगा और H2I2 प्रोडक्ट साइड, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। बट यहाँ पे HI का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे HI का कोफिशिएंट 1 है। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये 1 बन जाए? सोचो, बाय विच फैक्टर वी शुड मल्टीप्लाई टू गेट गिवन इक्वेशन? हाफ। इस 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा जो गिवन इक्वेशन के अंदर है, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ H2 हाफ I2 बन जाएगा, और वही हमें चाहिए। क्लियर? इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 कैन बी obtained by reversing the equation 1 and multiplying it by half। इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया, इक्वेशन 1 को रिवर्स करके किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। गॉट इट? इक्वेशन 2 इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ। गॉट इट? अब देखो इक्वेशन 1 में ये ऑपरेशन करो, इसको रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन 2 मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब K और Kc में क्या रिलेशन होगा? ध्यान से समझना, दिस इज द लास्ट स्टेप। K और Kc में क्या रिलेशन होगा? बेटा जब आप रिवर्स करोगे, जब हम रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए? क्या होता है रिवर्स करने पे? रेसिप्रोकल। अच्छा, किसी फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर कहाँ पे जाता है? पावर में, इजंट इट? इसका मतलब जो K है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc, क्योंकि 1 को रिवर्स कर रहे हैं इसलिए रेसिप्रोकल हो गया, और 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? हाफ से। दिस इज द रिलेशन बिटवीन K एंड Kc। क्लियर? अब वैल्यू डाल दो, तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 49 की पावर हाफ, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 7।
k is equal to 1/7. इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया सभी को कैसे रिलेट करना है? हाउ टू यूज दिस थ्री प्रिंसिपल? इक्वेशन 1 जो आपको गिवन होती है उसकी मदद से जो डिजायर्ड इक्वेशन है, जो अननोन इक्वेशन है, वो कैसे निकालेंगे? तो समहाउ आप उसको मल्टीप्लाई करो, रिवर्स करो, किसी भी तरह से आपको डिजायर्ड इक्वेशन जनरेट करनी है। तो हमें कैसे पता चला कि इक्वेशन 1 को रिवर्स करें? तो देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम बन रहे हैं। ऐसा इसमें प्रोडक्ट साइड था, बट जो गिवन इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट में है, तो उसको रिवर्स कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट चेंज्ड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और H2I2 के कोफिशिएंट हाफ हाफ है। तो बेटा कोफिशिएंट कैसे मैच करोगे? इस पूरी इक्वेशन को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दिया। तो हमें पता है कि जब इक्वेशन रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, और जो कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर में आ जाता है। तो इसको सॉल्व किया तो फाइनली हमने Kc की वैल्यू रख दी, और इससे जो अननोन इक्वेशन है उसका कांस्टेंट मिलता है। क्लियर? नोट इट डाउन। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बताइए। नो सर। फाइन, इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ आया ये? यस सर। फाइन बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। दैट इज क्वेश्चन, इवन दिस इज क्वेश्चन ऑफ AIPMT। AIPMT का ही क्वेश्चन है 2008 का, सबसे सिंपल क्वेश्चन में से। अब देखो एक क्वेश्चन आप खुद से करके बताओ। चलिए अगला वाला क्वेश्चन आप खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। ठीक, 2 इक्वेशन है बेटा, इस बार 2 इक्वेशन है, ध्यान से। कंसिडर द इक्वेशन, कंसिडर द इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है? 2NO gaseous plus O2 gaseous will give you 2NO2, will give you 2NO2 gaseous। अच्छा, जो ये इक्वेशन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है बेटा K1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? K1। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एक और इक्वेशन गिवन है 2NO2 gaseous will gives us N2O4 gaseous। यह है इक्वेशन 2, इसका भी कांस्टेंट गिवन है, दैट इज K2। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 2NO gaseous plus O2 gaseous gives us N2O4 gaseous, N2O4 gaseous। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। नोटेड? जो इक्वेशन आपको गिवन है उनके कांस्टेंट की मदद से आपको इस अननोन इक्वेशन का कांस्टेंट निकालना है। क्लियर? अब ध्यान से समझना बेटा, जो इक्वेशन हमें पता है, जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड 2। जो इक्वेशन गिवन है उनको आप सजेस्ट कर दो 1 और 2, और जो इक्वेशन हमें निकालनी है, जिसका इक्विलिब्रियम हमें निकालना है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब चेक करो कि जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है वो आप 1 और 2 की मदद से कैसे निकाल सकते हो। चेक करो, ये इक्वेशन आप इन दोनों से कैसे बना सकते हो, सोचो, थिंक ओवर दैट। क्योंकि हमें K1 और K2 में इस अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें अल्टीमेटली इक्वेशन 1 और 2 की मदद से इक्वेशन 3 बनानी है। सोचो क्या करना चाहिए। इफ वी ऐड बोथ इक्वेशन,
क्या दोनों को ऐड करें तो ये मिल जाएगी? चेक करो, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड करके देखो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड करो, तो 1 और 2 को ऐड करने पे 3 मिल रही है क्या? चेक करो, चेक इट। नो सर। फिर से चेक करो बेटा, कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी करना होता है, सोचो, देखो बोर्ड। Yes, sir. यस, यू आर गेटिंग वेरी गुड। इक्वेशन 3 जो है, जो अननोन इक्वेशन है, वो हमें नॉन इक्वेशन की मदद से निकालनी, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेंडमली देखा कि बेटा यहाँ पे N2O4 आ रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे N2O4 आ रहा है किस साइड? प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे NO आ रहा है रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे भी NO रिएक्टेंट साइड है। इसका मतलब साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आप ऐड कर लें, तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2 + 1। चेक करो, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2 + 1, ऐड कर दो, 2 और 1 को ऐड करो, देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखते हैं। 2NO gaseous plus O2 gaseous will give you 2NO2 gaseous। sorted, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2 लिखो, 2NO2 gaseous will give you N2O4 gaseous, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमें somehow किसी भी तरह से इन दोनों की मदद से इक्वेशन 3 बनानी है। नोटेड। तो हमने क्या किया, पहले इनको ऐड करके देख लिया, तो ऐड करने से देखो क्या बन रहा है, ये बन गया बेटा 2NO, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड कर दो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से, 2NO + O2 प्लस यहाँ पे क्या है 2NO2 विल गिव अस, ऐड करो, दिस बिकम 2NO2 प्लस N2O4 लाइक दैट। अब देखो बेटा दोनों साइड में कॉमन क्या है, चेक करके बताओ। 2NO2। वेरी गुड, 2NO2 दोनों तरफ है, इसको काट दो, तो बचा क्या, ये सिंपली बचा बेटा 2NO प्लस O2 विल गिव यू N2O4। बताओ ये क्या इक्वेशन 3 है? इज इट अवर डिजायर्ड इक्वेशन? यही हमें निकालनी Yes, थी। sir. Yes, 2NO sir. प्लस O2 विल गिव यू N2O4, यही बनानी थी इन दोनों की मदद से, तो दोनों को ऐड किया तो इक्वेशन 3 बन गई। अब ध्यान से समझना कि बेटा इन तीनों का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, 1 वाली का है K1, सेकंड वाली का है K2, थर्ड वाली का है K। तो बताओ कि 3 इज इक्वल टू 2 + 1, जब इक्वेशन जोड़ते हैं, थर्ड का हमने K माना, देखो थर्ड इक्वेशन का कांस्टेंट K है, ठीक है। जब इक्वेशन को जोड़ते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है? Sir, multiply होंगे। वेरी गुड, इसका मतलब जो तीसरी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे आ रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जोड़ते हो तो रिजल्टिंग इक्वेशन का क्या हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. बताइए। फाइन, एनी डाउट टू एनीवन? आदित्य, अगम, सहज एंड मुंशी सर, बेटा कोई डाउट इसमें? ये क्लियर हुआ कैसे स्टेप्स किए हमने? Yes, sir. ओके, ठीक है। अगम, नो सर का मतलब क्या, डाउट है कि नहीं? व्हाट आई एज्यूम? Yes, sir, sir, clear है। क्लियर है, चलो ठीक है। फिर तो बहुत आसान है, दी हुई इक्वेशन से गिवन इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। आप जो डिजायर्ड इक्वेशन है, जो टारगेट इक्वेशन है, जिसका निकालना होता है, उसको गिवन इक्वेशन से कनेक्ट करो। तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट की हमने, कि जो थर्ड इक्वेशन है वो फर्स्ट और सेकंड के सम के बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो थर्ड मिल जाएगा। तो हमें ये पता था पहले से कि जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो आंसर हो गया k इज इक्वल टू k1 इंटू k2। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। फाइन, चलिए नेक्स्ट। देखो ये इफेक्ट है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से किसके? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, कि जब आप कोएफिशिएंट चेंज करते हो तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो तीन बातें याद रखनी है इसके अंदर, कि जब आप इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे चेंज होगा, उसकी पावर में आ जाएगा। क्लियर? जैसे एक इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो डिजायर्ड इक्वेशन, जो नई इक्वेशन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी वाली के बराबर होगा, बट इट इज रेज टू पावर ऑफ फैक्टर बाय विच यू मल्टीप्लाई। क्लियर? फिर हमने देखा इक्वेशन जब ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि जब इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर? ये थे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। बेटा दूसरा क्या फैक्टर था? व्हाट वाज द सेकंड फैक्टर व्हिच इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? टेम्परेचर। वेरी गुड, टेम्परेचर। क्लियर? तो एक तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, दूसरा था टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। क्लियर? अब देखो कैसे चेंज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। क्लियर? उसको समझे। सेकंड इज डिपेंडेंस ऑफ, सेकंड फैक्टर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? बेटा एक सिंपल सा डेरिवेशन है, उसको ध्यान से समझता हूं। वेरी सिंपल डेरिवेशन इन दिस टॉपिक, उसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन निकालेंगे टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। क्लियर? तो वी स्टार्ट विद द इक्वेशन, पहले रिलेशन डिराइव करेंगे फिर देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। बेटा एक थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। अब देखो इसमें तीन चीजें हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है कभी भी। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नोट क्या है, और क्यू क्या है, दैट वी हैवंट डिस्कस यट। क्लियर? तो बेटा ये जो तीनों पैरामीटर है, ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट, ये आने वाले चैप्टर्स में आएंगे। ये हम थर्मोडायनेमिक्स जो है उस चैप्टर में क्लियर करेंगे, और क्यू जो है वो इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। आई एम रिपीटिंग कि डेल्टा जी नोट अभी याद रखो कि क्या चीजें हैं, इनको हम डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखेंगे, और जो क्यू है, क्यू इसी चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो इनको नोट कर लें। डेल्टा जी होता है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नोट होता है, डेल्टा जी नोट। अब ध्यान से समझना, पूरी केमिस्ट्री के अंदर जहां पे भी कोई नोट लगा हो, क्लियर, जहां पे कोई नोट लगा हो, जैसे एक है डेल्टा एक्स, एक है डेल्टा एच नॉट, एक है डेल्टा एफ, एक है डेल्टा एस नॉट। बेटा ये पैरामीटर तो किसी भी कंडीशन पे डिफाइन होते हैं, बट जहां पे आप नोट लगाते हो, डेल्टा एक्स नोट, डेल्टा एस नोट, या फिर कोई भी पैरामीटर, डेल्टा जी नोट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाले पैरामीटर, और स्टैंडर्ड कंडीशन होती है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर। गॉट इट? तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पे ये भी गिफ्ट फ्री एनर्जी है, बट ये स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी है। तो डेल्टा जी नॉट
is standard gives free energy change. Gives free energy change. तो ये अभी याद रखें डेल्टा जी और जी नोट क्या है. Q होता है बेटा रिएक्शन कोशेंट. व्हाट इज Q? Q इज रिएक्शन कोशेंट. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. रिएक्शन कोशेंट. ठीक है. अब R हमें पता है. R होता है बेटा आइडियल गैस कांस्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट. और T यहाँ पे टेम्परेचर है. T यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर. T इज टेम्परेचर हियर. ठीक है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. जैसा मैंने बताया 3-4 स्टेप का डेरिवेशन है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया. डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. अब सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे एट इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम. जब इक्विलिब्रियम होता है तो बताओ बेटा डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था. याद है किसी को? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम? एनीवन? याद करो. We discussed the properties of equilibrium. What was the delta G at the time of equilibrium? Anyone? 0. Very good. 0. Clear? जब equilibrium होता है तो equilibrium टाइम पे डेल्टा G का वैल्यू 0 हो जाता है. क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं equilibrium की. equilibrium पे डेल्टा G 0 होता है और Q जो है बेटा रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है. और रिएक्शन कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है. ये कंडीशन याद रखना इक्विलिब्रियम. गॉट इट? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, क्यू इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. अब इसको इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे. पुट इन इक्वेशन 1. पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. तो देखो बेटा क्या बनी इक्वेशन. डेल्टा जी की जगह 0 रख दिया. This is equal to delta G naught plus RT ln Q की जगह क्या रख दिया? A. Q की जगह क्या रख दिया? A. ठीक है. अब यहां से बेटा हमने डेल्टा G नॉट का वैल्यू सॉल्व कर लिया तो ये बन गया माइनस RT ln ऑफ K. Isn't it? देखो डेल्टा G नॉट को सॉल्व किया तो माइनस RT इधर आ जाएगा. Got it? Let it be equation number 2. तो अभी हमारे पास कितने फॉर्मूलाज बन चुके हैं? 2 फॉर्मूलाज. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है, दैट इज थर्ड फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट. अब ये एच और एस ये भी बेटा थर्मोडायनेमिक्स को हम डिस्कस करेंगे. डेल्टा जी है गिव फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच नॉट है इंथैल्पी चेंज. स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज. स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज. और डेल्टा एच नॉट होता है बेटा एंट्रोपी चेंज. ये दोनों वेरिएबल हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे. स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज. स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज. तो यहाँ तक कोई भी डाउट? बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है. आई होप क्लियर होगा. तो तीसरा नंबर का जो इक्वेशन है बेटा थर्ड इक्वेशन ये क्या है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस आर टी डेल्टा एच. ठीक है. और आगे बढ़े तो इक्वेशन नंबर 2 से डेल्टा जी नॉट का वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 3 में पुट कर दो. गॉट इट? राइट डाउन. दैट इज put the value of delta G naught from equation 2 in C. देखो फिर से डेल्टा G नॉट का वैल्यू इक्वेशन 2 से लेके इक्वेशन 3 में रख दो. तो क्या बना? वैल्यू पुट करो. डेल्टा G नॉट की जगह हमने रख दिया माइनस आर टी एल एन के this is equal to delta H naught minus T delta S naught, like that. देखो any changes? डेल्टा G नॉट हमने रखा बस
माइनस आर टी एल एन के, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमने एल एन के को अलग कर दिया और माइनस आर टी को डिवाइड कर दिया बेटा। क्लियर? ये जो इक्वेशन है डिवाइड डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन बाय माइनस ऑफ आर टी, माइनस आर टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो क्या बनी इक्वेशन, एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। देखो माइनस आर टी इधर आएगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो जब यहाँ पे डिवाइड करोगे माइनस आर टी, तो देखो ध्यान से माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस, और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। सोचो माइनस माइनस प्लस एंड दिस टी इज कैंसिल्ड आउट। तो जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनी, एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। माइनस माइनस प्लस हो गया और टी कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया बेटा फाइनल रिलेशन, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का के का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, तो ये रिलेशन होता है एल एन के log of k is equal to minus delta h naught upon RT plus delta h naught upon R. Noted? अब इसको जब आप अलग अलग टेम्परेचर पे निकालोगे, आप बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं। क्लियर? तो हमने मान लिया कि T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। ध्यान से समझना, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करो तो क्या बन गई बेटा, ln ऑफ k की जगह K1 रख दो। हम ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो टेम्परेचर की जगह T1 रखेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह K1। तो ये बन गया ln ऑफ K1 इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T1 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, लाइक दैट। मान लो T2 टेम्परेचर पे K2 है, T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2 है। अब ये सेटिस्फाई करो तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, टेम्परेचर की जगह T2 रखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह K2 रखो इक्वेशन 4 में, बताओ क्या इक्वेशन बन रही है। Sir, ln K2 equal to minus delta H naught divided by R T2 plus delta H divided by R. वेरी गुड, क्लियर। तो दूसरा पॉइंट हमने सेटिस्फाई किया कि T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2 है, वैल्यू डाल दो। तो देखो ln ऑफ K2 बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन, टेम्परेचर की जगह यहाँ पे T2 रख दिया, R T2 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन R। तो पहले जब आपने ये पॉइंट सेटिस्फाई कराया तो इक्वेशन 5 बोल दो इसको, और जब आपने T2 और K2 को सेटिस्फाई कराया तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब जब बेटा एग्जाम में डेरिवेशन आए तो आप उसको पूरा सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 5 और सॉल्व को करोगे, 6 और सॉल्व करोगे तो फाइनल रिलेशन मिल जाएगा, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 टाइम्स ऑफ R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये है बेटा फाइनल रिलेशन। दिस इज द फाइनल रिलेशन which is obtained by solving equation 5 and equation 6. Noted? ये रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का। क्लियर? व्हाट इज K1? K1 is the equilibrium constant at the temperature T1. What is K2? K2 is the equilibrium constant at the temperature T2. Got it? तो सबसे पहले एक बार फिर से ब्रीफली देखो क्या किया हमने। सबसे पहला रिलेशन था ये वाला, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन सी। डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट होता है बेटा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, इसके बाद क्यू को हमने लिखा और रिएक्शन कोशेंट, और आर होता है बेटा गैस कांस्टेंट
जो हमने गैसियस स्टेट में भी पढ़ा था। T यहाँ पे टेम्परेचर है। तो हमने देखा कि बेटा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है और क्यू के बराबर होता है। तो हमने ये इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई करा दी। क्लियर? तो जब इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई कराए तो जी की जगह 0 रख दिया, क्यू की जगह के रख दिया। देखो जी की जगह 0 और क्यू की जगह के। तो इसको सॉल्व किया तो जी नोट का वैल्यू निकल आया -RT ln के। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा रिलेशन होता है बेटा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी हमें पता था गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल्टा एस होता है बेटा इंथैल्पी और डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। नोट लगा है तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में हमने सेकेंड इक्वेशन से डेल्टा जी नोट का वैल्यू पुट कर दिया। देखो पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट फ्रॉम 2 in 3। तो सेकेंड इक्वेशन से उठा के डेल्टा जी नोट हमने थर्ड में रख दिया। तो क्या बन गई इक्वेशन -RT ln ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। हमने तो बस राइट साइड में रखा था ये जी नोट का वैल्यू, बाकी लेफ्ट साइड में रखा था, राइट साइड तो एज इट इज डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। अब आगे बढ़ो, इसको सिंप्लीफाई किया तो पूरी इक्वेशन को -RT से डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ से -RT डिवाइड करोगे तो ये ln k बन गया, यहाँ से -RT डिवाइड किया तो ये -RT डिवीजन में आ गया, यहाँ से -RT डिवाइड किया तो देखो t से t कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। तो ये इक्वेशन सोल्व हो गई, ln k बराबर -डेल्टा एच नोट अपॉन RT प्लस डेल्टा एच नोट अपॉन R। इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब हमें टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है तो हमने अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज्यूम किए। तो जब T1 टेम्परेचर रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होगा, जब T2 टेम्परेचर रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होगा। तो हमने ये जो हमारी बेसिक इक्वेशन हमने डिराइव की थी फोर्थ, इसमें सेटिस्फाई करा है। तो T की जगह T1 रखा, K की जगह K1 रखा। फिर अगला पॉइंट सेटिस्फाई करा है, T की जगह T2 और K की जगह K2। ये बन गई इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 6। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें टारगेट इक्वेशन मिल गई। फाइनल रिलेशन जो है वो ये वाली इक्वेशन है बेटा, log of K2 upon K1 is equal to delta H upon 2.303 R ब्रैकेट 1 upon T1 minus 1 upon T2। क्लियर? इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्या रिलेशन होगा। तो ये वाले फॉर्मूलाज बेटा आगे वाले चैप्टर्स में भी आएंगे, काफी न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके नीट और AAPM में, इनको आप याद करते चले। ये हम डेल्टा एच नोट ले रहे थे तो यहाँ भी डेल्टा एच नोट आएगा, उसको आप ठीक कर लो। क्लियर? अब देखो इफेक्ट क्या होता है। ठीक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिलेशन तो हमने बना लिया, बट इफेक्ट कैसे करेगा उसको देखो। बेटा जब भी बोर्ड एग्जाम में या कहीं पे क्वेश्चन आता तो आप इस तरह से पूरा डिराइव करेंगे। और थ्योरी वाला पार्ट क्या है, अब देखो इफेक्ट। फिर से इक्वेशन में लिखता हूँ, क्या इक्वेशन है, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको 2-3 बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान से समझना कि क्या इफेक्ट पड़ता है। दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है बेटा एंडोथर्मिक, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। वन इज एंडोथर्मिक, सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक। तो देखो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, केस नंबर वन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो बेटा डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है एनीवन? एनर्जी ऑब्जॉर्ब। वेरी गुड।
जिसमें हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोसीड होती है। क्लियर? तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? इफ temperature increases, if temperature increases, then the value of K will increase, value of equilibrium constant will increase। इसको हम लैंग्वेज में भी लिखेंगे, बट समझना ध्यान से कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K भी बढ़ जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है, इसको आप नोट करके लिखते हैं, राइट डाउन। Endothermic reaction are those reactions. Endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed. In which heat is absorbed. Got it? Endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed. Got it? Fine. इसको नेक्स्ट लाइन में लिखें, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन if we increase the temperature, equilibrium constant increases, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर? अब देखो केस नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज केस 2? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्लियर? एंडोथर्मिक में हीट इवोल्व होती है, हीट रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा। ठीक है? सॉरी, इसको आप ठीक करें थोड़ा सा, एक्सोथर्मिक की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में बेटा डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, बट डिपेंडेंस अलग रहेगा। अब की बार यदि आपने इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर एक्सोथर्मिक, यदि एक्सोथर्मिक में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल है, घट जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज। तो ये रिलेशन होता है। टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो आप डेल्टा एच से पता करते हो। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के भी बढ़ जाएगा। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट कर लें, एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन, एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? दोज रिएक्शन in which heat is released, got it? तो वो रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती। क्लियर? फॉर सच रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, बताओ स्टेटमेंट क्या होगा, कंप्लीट दिस। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन if equilibrium constant decrease. Very good. For exothermic, if we increase the temperature, then equilibrium constant will decrease. Equilibrium constant will decrease. Constant will decrease. तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाता है। Got it? तो ये था बेटा डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो टेम्परेचर में आपको दो बातें याद रखनी हैं। पहली तो ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई। क्लियर? डेल्टा, दैट इक्वेशन इज log of K2 upon K1 is equal to delta H naught upon R 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2।
तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी पता होना चाहिए। तो इसमें हमने दो केसेस लिए, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी टू कैसे इफेक्ट करेगा और एंडोथर्मिक होगी तो कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखो एंडो के केस में हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडो के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के भी बढ़ जाएगा, एक्सो के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बेटा एक और टॉपिक कंप्लीट किया, दैट वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला फैक्टर क्या पढ़ा था हमने, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो दूसरा फैक्टर इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो होता है टेम्परेचर। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी मदद से हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो पुट द हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, केसी और केपी। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी और केसी, इन दोनों की दो मेन एप्लीकेशन है बेटा। क्या है, दो मेन एप्लीकेशन। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप रिएक्टेंट का एक्सटेंट पता कर सकते हो कि रिएक्शन कितनी % कंप्लीट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है या रिएक्शन कंप्लीट हो गई या रिएक्शन बीच में है। क्लियर। टू प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एक्सटेंट पता कर सकते हैं, रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट कितना बना। क्लियर। सो फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन होता है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा होता है बेटा प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन पता कर सकते हो इसकी मदद से। क्लियर। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, लाइक दैट। इसको नोट करें। नोट इट डाउन। फाइन, नाउ यू कैन आस्क एनी डाउट। अगम, आदित्य, चप्रीत, सुवेनी, सहज, मुर्तजा, बताइए बेटा कोई भी डाउट आज के लेक्चर में, समझ में आया सभी को? Yes, और sir. एनी डाउट? Yes, sir. ओके, आज के लेक्चर में हमने दो बातें पढ़ी। पहला था, सबसे पहले आते ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किए कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो तीन बातें दिमाग में बिठा लेनी है कि कैसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। तो तीन बातें क्या थी वो, जसप्रीत आप बताइए, ट्राई करो। व्हाट आर द थ्री फैक्टर इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? रिवर्स करने पे, ऐड करने पे और फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे, बताओ। सर अगर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर केसी के साथ उस जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर वो हो जाएगी, पावर और वेरी गुड, दूसरा अगर रिवर्स करेंगे तो फिर उस रेसिप्रोकल हो जाएगा, वेरी गुड। और तीसरा और क्या था, ऐड करने पे क्या? ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई k1 into k2। वेरी गुड। तो बेटा इसको एक आप जनरल याद रखो, उसको रटना नहीं। क्लियर। दो इक्वेशन है तो k1 into k2 होगा। मान लो तीन इक्वेशन हुई तो फिर क्या होगा, k1 into k2 into k3। k3। क्लियर। जितनी ऐड करेंगे उन सभी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर। और फाइनली हमने डिस्कस किया व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो बेटा 2 एप्लीकेशन होती हैं, इन एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। फाइन, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।